हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है क्लास 12 इकोनॉमिक्स की चैप्टर 4। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 3 समझा था। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। ये है पार्ट 1। ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। देखिए, अगर हम छोटे छोटे नंबर्स वाले चैप्टर भी करें, क्योंकि ये इजी होते हैं, इनमें ज़्यादा बोझ नहीं होता है। इसमें टोटल मिला के 3 से 4 टॉपिक है। अगर वो हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इजीएस्ट है, टफ नहीं है, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा माइंड लगाकर अगर आप समझेंगे तो ये बहुत आसान है। तो आज है हमारा सबसे पहला टॉपिक पूर्ति का अर्थ। इससे पहले हमने समझा था मांग। मांग क्या होती है? जो उपभोक्ता होता है यानी ग्राहक होता है, वो उस वस्तु को अपनी उपयोगिता की पूर्ति के लिए जो खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। अब पूर्ति क्या होती है? तो पूर्ति का संबंध होता है विक्रेता से यानी बेचने वाले से। मांग का संबंध होता था खरीदने वाले से, और पूर्ति का संबंध होता है बेचने वाले से यानी विक्रेता से। तो वस्तु की, किसी भी वस्तु की वो मात्रा, वो क्वांटिटी जो विक्रेता एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर बेचने हेतु तैयार है। मतलब विक्रेता, जो ग्राहक ने वस्तु की मांग करी, अब विक्रेता क्या होगा? वो उतनी वस्तु अपनी दुकान में लेकर आएगा, है ना, एट ए टाइम, और उस एक कीमत फिक्स करेगा। वो उस पर उसे बेचना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति। तो पूर्ति की एक आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिखना है। पूर्ति का संबंध वस्तु की उस मात्रा से है जिसमें विक्रेता एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर बेचने हेतु तैयार है। इसे पूर्ति कहते हैं। ये हो गया पूर्ति। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पूर्ति के प्रकार। इसमें 5 तरह की पूर्ति है हमारे सिलेबस में। एक है बाजार पूर्ति, एक है अल्पकालीन पूर्ति, दीर्घकालीन पूर्ति, संयुक्त पूर्ति और सामूहिक पूर्ति। देखिए, बाजार पूर्ति किसे कहते हैं? तो आपको छोटी छोटी सी इनकी डिटेल लिखना है। ये तो हेडिंग हो जाएगी, डिटेल हम बहुत छोटी छोटी लिखेंगे कि बाजार पूर्ति क्या होती है। अति अल्पकालीन पूर्ति, है ना, बहुत थोड़ा सा टाइम होता है। मान लो कस्टमर जो है वो खरीदने गया, बस इतना सा टाइम है, 1 घंटे का टाइम है कि 1 घंटे में आपको सामान लेकर आना ही आना है अपनी दुकान में। उसे हम कहते हैं बाजार पूर्ति। बाजार पूर्ति अति अल्पकालीन पूर्ति होती है जिसमें समय कुछ घंटे या कुछ दिन का ही होता है। अल्पकालीन पूर्ति, तो इसमें इतना समय, इससे अति अल्पकालीन से थोड़ा ज़्यादा समय होता है। मान लो यहाँ कुछ घंटे होते तो यहाँ पर एक पूरा दिन मिल जाता है हमें, थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप लिख देंगे अल्पकालीन पूर्ति बाजार पूर्ति से थोड़ा अधिक समय देती है, जिसमें पूर्ति को संभव किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है? दीर्घकालीन पूर्ति। दीर्घकालीन, देखो ये अल्पकालीन थी, इसमें टाइम कम था। ये थी, इसमें बहुत कम टाइम था, इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम। और दीर्घकालीन पूर्ति में अत्यधिक समय होता है। अपनी इच्छा से पूर्ति को बढ़ा और घटा सकते हैं, यानी अपने सामान को वो अपनी इच्छा से लेकर आ सकते हैं। आपको एक कस्टमर टाइम दे दे के, चलो भैया आपको 5 दिन का टाइम हम देते हैं, आप ये सामान लेकर आ जाओ, तो आप आराम से कहीं से भी ढूंढ कर वो सामान लेकर आ सकते हैं ना। उसे हम कहते हैं दीर्घकालीन पूर्ति। ठीक है। फिर है संयुक्त पूर्ति। संयुक्त पूर्ति क्या होती है? एक स्रोत से 2 या 2 से अधिक वस्तु, यानी एक ही वस्तु से आप 2 से 3 चीजें बनाते हैं, उसी की जो मात्रा होती है उसे हम कहते हैं संयुक्त पूर्ति। नेक्स्ट है सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति क्या होती है? विभिन्न वस्तु के प्रयोग से। मान लेते हैं कि अगर आपको शक्ति यानी कि आपको बिजली की आपूर्ति करना, तो आपको क्या क्या चाहिए? बिजली बनाने के लिए हमें चाहिए पानी, सूर्य, वायु, ये सब की मांग होती है। तो इसे हम कहते हैं सामूहिक पूर्ति। तो ये हमारे पूर्ति के प्रकार हो गए। अब सभी को आपको लिखना कैसे है? बाजार पूर्ति उस पूर्ति को कहते हैं जिसमें अति अल्पकालीन पूर्ति होती है और कुछ घंटे का समय दिया जाता है। अल्पकालीन पूर्ति उस पूर्ति को कहते हैं जिसमें अति अल्पकाल से थोड़ा ज्यादा समय होता है। दीर्घकालीन पूर्ति उस पूर्ति को कहते हैं जिसमें अत्यधिक समय होता है, इच्छा अनुसार पूर्ति को बढ़ाया घटाया जा सकता है। संयुक्त पूर्ति उस पूर्ति को कहते हैं जिसमें एक स्रोत से 2 या 2 से अधिक वस्तु की मांग की जाती है। और सामूहिक पूर्ति उस पूर्ति को कहते हैं जिसमें विभिन्न वस्तुओं के प्रयोग होते हैं, जैसे शक्ति के लिए बिजली, पानी, सूर्य, वायु आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट एक छोटा सा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्ति वक्र किसे कहते हैं। तो अभी हमने पूर्ति का अर्थ समझा था कि वस्तु की वह मात्रा जिसे विक्रेता एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर बेचने हेतु तैयार है। बस उसी को हम जब पूर्ति वक्र किसे और पूर्ति तालिका, ये दो और टॉपिक है। तो पूर्ति तालिका किसे कहते हैं? विभिन्न कीमत तथा उस पर वस्तु की मात्रा को किसमें व्यक्त करते हैं? एक तालिका बनाकर, यानी इस तरह की एक तालिका बनाकर उसमें जो व्यक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं पूर्ति तालिका। लिखेंगे कैसे? पूर्ति तालिका उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न कीमत पर वस्तु की मात्रा को एक तालिका में व्यक्त किया जाता है, उसे पूर्ति तालिका कहते हैं। अब पूर्ति तालिका हम बनाते हैं, उसी को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे हम कहते हैं पूर्ति वक्र। यहाँ पर देखिए पूर्ति वक्र मैंने बनाया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझेंगे क्योंकि उसका टॉपिक है ये पूर्ति वक्र का। अभी फिलहाल के लिए आपको इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर आपको Q2 Q और Q1 रखना है, यहाँ पर P2 P और P3 रखना है, इनको मिलाते जाना है और एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इसी को हम कहते हैं पूर्ति रेखा। इस पूर्ति का नियम हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था कि पूर्ति क्या होती है। आज हम समझेंगे कि पूर्ति का नियम क्या है। तो पूर्ति का नियम जैसे हमने मांग का नियम समझा है उसी तरीके से होता है पूर्ति का नियम भी। पूर्ति और कीमत में क्या होता है? धनात्मक संबंध। अब इसको जरा समझिए कि धनात्मक संबंध क्या है। देखिए, जब कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति में भी क्या होती है? वृद्धि। और जब कीमत में कमी होती है तब पूर्ति में भी क्या होती है? कमी। इसी को हम कहते हैं पूर्ति का नियम। मांग का नियम इसका उल्टा था। मांग के नियम में था कि जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, और कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। लेकिन कीमत और पूर्ति का नियम उल्टा होता है उसका। इसका संबंध कैसा होता है? धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। इसी को हम कहते हैं पूर्ति का नियम। अब आपको इसको लिखना कैसे है? पूर्ति का नियम उस नियम को कहते हैं जिसमें कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में भी वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी होती है। पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ प्लस प्लस से मतलब है वृद्धि और माइनस माइनस से मतलब है कमी। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जब कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में भी वृद्धि होती है और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी होती है, इसे हम कहते हैं पूर्ति का नियम। अब जरा यहाँ पर देखिए, इसमें एक तालिका मैंने समझाई है। ये कीमत और पूर्ति की मैंने तालिका बताई है। देखो, कीमत हमने अज्यूम कर ली, एक कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कीमत है 1 2 3। देखो, कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी। सबसे पहले 10 थी, अब अपने इच्छा से बढ़ाना है। ये नंबर आपको याद नहीं करना है, आप सिर्फ बढ़ाते हुए लेंगे। 10 है तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ 20। मतलब देखो, कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसी को हम कहते हैं पूर्ति का नियम। और इसी का ये ग्राफ है। ग्राफ आप ये भी नंबर लिखकर भी बना सकते हैं और ये भी लिखकर बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको लेना है वैसा ही ग्राफ है, हर बार हम यही कर रहे हैं। नीचे की तरफ Q लेते हैं, इस तरफ क्या लेते हैं हम? P। देखिए, Q2 Q और Q1, यहाँ पर P2 P0 और P1 सेम सेम मिलाना है। 2 को 2 से मिलाना है, 0 को 0 से और 1 को 1 से। ये आपका पूर्ति का वक्र भी हो गया और ये पूर्ति का तालिका भी हो गई। अब हम समझते हैं इसका दूसरा टॉपिक। पूर्ति की रेखा ऊपर की ओर क्यों होती है, या पूर्ति का नियम लागू होने के कारण। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि पूर्ति की रेखा ऊपर की ओर क्यों होती है, मतलब पूर्ति वक्र का ढाल ऊपर की ओर क्यों होता है, या फिर पूर्ति का नियम लागू होने के कारण। तो उसका यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। जब भी हमसे ऐसी चीज़ें पूछते हैं, इसका मतलब हमें बताना है। पूर्ति का नियम क्या पढ़ा है हमने कि कीमत वृद्धि होने पर पूर्ति में वृद्धि, कीमत में कमी होने पर पूर्ति में कमी। बस आपको सारे पॉइंट में आपको यही लिखना है। सबसे पहला स्टॉक में परिवर्तन, है ना। सबसे पहला कारण क्या होता है पूर्ति के नियम लागू होने का? स्टॉक में परिवर्तन। तो कीमत बढ़ने पर क्या होगा? स्टॉक मतलब जो भी दुकानदार होगा, जो भी विक्रेता होगा, अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत में मान लो एकदम से इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा? जितना भी उसके यहाँ पर दुकान में वो सामान अवेलेबल होगा, वो स्टॉक अवेलेबल होगा, उसे वो क्या करना चाहेगा? बेचना चाहेगा। क्यों बेचेगा? क्योंकि कीमत बढ़ गई है। अब सोचो, अगर कीमत बढ़ गई है तो जो दुकानदार है उसे लाभ होगा, तो इसलिए वो अपना सारा स्टॉक क्या कर देगा? बेचेगा, जिससे लाभ में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर क्या लागू होता है? पूर्ति का नियम। इसका मतलब क्या होता है? कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो सबसे पहला कारण क्या है? स्टॉक में परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, जैसे ही कीमत बढ़ती है हर दुकानदार चाहता है कि उसकी दुकान का सारा सामान बिक जाए। दूसरा पॉइंट है लाभ या हानि।
देखिए तो बहुत आसान है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो दुकानदार को क्या होगा, लाभ, और अगर लाभ ज़्यादा होगा तो वो अपनी दुकान में सामान ज़्यादा भरेगा, मतलब पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको, और जैसे ही अगर दुकानदार को हानि होगी तो क्या होगा, हानि हो जाएगी तो पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको यही लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फर्म का प्रवेश या बहिर्गमन। प्रवेश मतलब किसी भी दुकान खोलना, और बहिर्गमन यानी दुकान बंद कर देना। तो देखो कीमत में वृद्धि होगी तो नई फर्में आएगी, मतलब नई नई दुकानें आएगी, और अगर कीमत में कमी हो जाएगी तो दुकान जो है वो सामान को बेचना बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेन है, अगर 5 रुपये का आता है, ठीक है, अब मान लो इसकी एकदम कीमत बढ़ गई 10 रुपये, तो दुकानदार, अगर आप एक दुकानदार है तो आप क्या चाहेंगे कि आप इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा भर लें ताकि आपको प्रॉफिट हो। जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो आप सामान को ज़्यादा लेकर आएंगे तो क्या चाहोगे कि प्रॉफिट होगा, तो मतलब पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बहुत से लोग, अगर किसी चीज़ का प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है तो नई नई दुकानें खुलने लग जाती है। और मान लो अब यही पेन 5 रुपये का आपने खरीदा, अब इसकी एकदम से कीमत डाउन हो गई 3 रुपये, ठीक है, अब आपको 3 रुपये में बेचना है, तो क्या करोगे आप चाहोगे कि ठीक है अब इसको कौन ही बेचे, 3 रुपये में नुकसान होगा, तो आप दुकानी को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, सारा स्टॉक क्या करोगे, बेच दोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ति की लोच। अभी हमने पढ़ा पूर्ति का नियम, अब हम पढ़ेंगे पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। लोच का मतलब क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है, परिवर्तन, किसी भी चीज़ का बदलना, उसे हम कहते हैं लोच। जिस तरीके से हम कहते हैं ना आटे में लोच होना, परफेक्ट बदल जाना, तो उसी तरह पूर्ति का लोच का मतलब होता है कि पूर्ति कब परिवर्तित होती है, कब बढ़ती है, कब घटती है। तो इसका पहले डेफिनेशन, पूर्ति की कीमत लोच किसे कहते हैं, तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को पूर्ति की लोच कहते हैं। वही मीनिंग, कीमत और पूर्ति 2 वर्ड याद रखना है। कीमत में जो परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन हो रहा है उसे हम कहते हैं पूर्ति की लोच। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पूर्ति की कीमत लोच का एक फॉर्मूला है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन अपॉन पूर्ति की कीमत में परिवर्तन। मैंने अभी बताया लोच का मतलब भी होता है परिवर्तन। 2 चीज़ ध्यान रखना है, एक कीमत और एक पूर्ति। इसी का एक ये फॉर्मूला भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पूर्ति की लोच। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आ गया कि पूर्ति की लोच के प्रकार लिखिए, तो आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा जिस वीडियो को पसंद करा है वो वीडियो है मांग की लोच, मांग की कीमत लोच के प्रकार। मैंने आपको वो पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको बाय चांस मान लीजिए पूर्ति की लोच आ जाती है, तो मैंने जो मांग की लोच वाली वीडियो बनाई है वहाँ पर आपको हर वर्ड, जहाँ मांग लिखा था हर वर्ड में आपको लिख देना है पूर्ति, वही होती है। पूर्ति की लोच के प्रकार और मांग की कीमत लोच के प्रकार दोनों के ही सेम है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने उसे नहीं देखी है तो आप उसे, मैं लिंक उसकी भी शेयर कर दूंगी, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। अभी मैं इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ। पहला पॉइंट है वस्तु की कीमत। पूर्ति की लोच में को प्रभावित का मतलब क्या होता है, ये बात मैंने फिर बताई है, वही उसका मीनिंग। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। कब कब होता है? सबसे पहले वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो पूर्ति में वृद्धि, वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी तो पूर्ति में कमी हो जाएगी। उत्पादन लागत, लागत यानी पैसा लगाना। अगर किसी वस्तु में लागत ज़्यादा लग रही है तो इंसान उसकी पूर्ति क्या करेगा, कम। अब इसका रीज़न सुन लीजिए। वैसे तो मैंने इस वीडियो को पहले समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर एक प्रोडक्ट, मान लो ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसको लाने में ही आपको 10 रुपये लग रहा है। अब इसकी 10 रुपये तो आपने कीमत लगा दी खुद ने, ठीक है। अब इसकी पूर्ति आप क्या करोगे? अगर इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है तो आप सोचोगे कि मैं इस सामान को अपनी दुकान में नहीं लेकर आऊँ। तो लागत में जब वृद्धि होती है तो पूर्ति में क्या हो जाती है, कमी। और लागत में जब कमी होती है तो पूर्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि। मान लीजिए अब इसकी लागत 5 रुपये लग रही है तो आप क्या करोगे, इसको स्टॉक ज़्यादा रखोगे। ये फ़र्क होता है एक दुकानदार के लहजे से। आप सोचिए, आप जो चीज़ एक दुकानदार बन के सोचोगे, ये चैप्टर आपको उतना ही आसान लगेगा। आप कब किस सामान को अपने दुकान में भरना शुरू करोगे, कब लेकर आओगे? जब आपको आपके पैसे कम लग रहे हो तभी इंसान लेकर आता है। अगर खुद के पैसे ज़्यादा लगते हैं तो कोई भी इंसान अपनी दुकान में वो सामान नहीं रखता है, क्योंकि फिर आपको लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है समय। कम समय है तो पूर्ति बेरोजगार। इसका मतलब समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई दुकान, आप एक कस्टमर आया
हैंड टू हैंड आपसे चीज मांग रहा है तो पूर्ति कैसी होगी, बेलोजदार। आप उसे बदल ही नहीं सकते हो तो दे दोगे, नहीं होगी तो उससे क्या कर दोगे, आप मना कर दोगे। फिर नेक्स्ट है कर नीति। जब कर अधिक, कर यानी टैक्स, अगर टैक्स अधिक होता है तो वस्तु क्या हो जाती है, महंगी, और महंगी होने से पूर्ति क्या हो जाती है, कम। इसको मैंने इस वीडियो पहले इसकी जो एक वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ जाकर इसे देख लीजिएगा, मैंने इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको समझाया हुआ है। चलिए अब ये यहाँ पर हमारे पूर्ति वाले जितने भी टॉपिक होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं पार्ट 2 में। सॉरी, टॉपिक 5, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ। इससे पहले मैंने आपको पूर्ति वाला टॉपिक कंप्लीट करवाया था इस चैप्टर का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। क्या होता है, सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं और अर्थ के बाद हम इसकी समझेंगे विशेषताएं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपको दो अलग अलग चीज़ें याद नहीं करना है। आप जो विशेषताएं याद करेंगे वही आपका क्या बन जाएगा, अर्थ। किस तरीके से बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होता क्या है। तो देखिए, बाजार का मतलब तो समझते हैं आप लोग, जहाँ बहुत सारे दुकानदार होते हैं, जहाँ बहुत सारे कस्टमर होते हैं, वो उसे हम बाजार कहते हैं। पूर्ण यानी कि पूरी की पूरी, है ना। और प्रतिस्पर्धा का मतलब आप प्रतियोगिता से समझते हैं। अब इसको यहाँ पर समझिएगा कि क्या होता है। देखिए, क्रेता और विक्रेता की संख्या कितनी होती है, अधिक होती है। क्रेता यानी कस्टमर, विक्रेता यानी के जो हमारे बेचने वाले होते हैं, सेल्समैन, उनकी बात चल रही है यहाँ पर। तो क्रेता और विक्रेता की संख्या कितनी होती है, अधिक होती है। तो ऐसा बाजार जहाँ क्रेता और विक्रेता की संख्या कैसी होती है, अधिक। हम सबसे पहली विशेषता डालेंगे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताएं निम्नलिखित है। हेडिंग डालेगी क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या। फिर आप डिटेल में लिखेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार एक ऐसा बाजार है जहां क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या होती है, यानी बहुत बड़ा बाजार होता है, वहां पर बहुत सारे कस्टमर होते हैं, बहुत सारे जो है दुकानदार होते हैं। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है इसका एक रूप वस्तु। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। एक रूप यानी एक जैसी, जहाँ पर एक जैसी वस्तुएं बिकती है। मान लीजिए कि आपके यहाँ पर सोने की बहुत सारी दुकानों वाला एक जगह होगी, जैसे हमारे यहाँ पर हम उसे कहते हैं पटनी बाजार, जहाँ पर चीज़ें जो मिलती है वो सोने की ही चीज़ें मिलती है। तो ऐसे जैसे हम कहते हैं शू मार्केट। शू मार्केट यानी कि वो मार्केट जहाँ बहुत सारे जूते चप्पल की दुकानें होती है, उसे हम कहते हैं शू मार्केट। तो वहाँ पर क्या बिकता है, जूते चप्पल की, मतलब जूते बिकते हैं, शूज़ बिकते हैं, यही चीज़ें बिकेगी। क्या ऐसा होगा कि शू मार्केट में आप लोग गए और वहाँ पर कपड़े बिक रहे हैं, नहीं होगा। शू मार्केट का मतलब भी क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फुटवेयर वाली चीज़ें मिलेगी, पैरों में पहनने वाली चीज़ें मिलेगी। तो जहाँ पर वस्तु कैसी होती है, एक रूप वस्तु होती है। यहाँ ने यह मतलब है कि जो दुकानदार होते हैं वे सभी एक जैसी वस्तुएं बेचेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक कीमत पर। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, कीमत भी कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत कम या कोई बहुत ज़्यादा रेट में बेच रहा है, नहीं। कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत भी कैसी होती है, जो भी दुकानदार बेच रहा है उसकी कीमत भी जो वस्तु की है वो एक जैसी होती है। दूसरी हेडिंग आपको डालना है कि कीमत भी एक रूप होती है और वस्तु भी एक रूप होती है। फिर हमारा है क्रेता और विक्रेता बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं। ना तो कोई कस्टमर और ना ही कोई विक्रेता अपनी इच्छा से वस्तु की कीमत को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, नहीं। अभी हमने समझा कि उनकी जो कीमत होती है वो कैसी होती है, एक रूप होती है। यानी कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता किसी भी वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है पूर्ण लोचदार पूर्ति व मांग। ये ना ऑब्जेक्टिव बनता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में पूर्ति कैसी होती है, तो लोचदार और मांग कैसी होती है, वो भी पूर्णतया लोचदार। यानी इसका मतलब क्या होता है, दोनों ही आप बदले जा सकते हैं, दोनों ही बढ़ाए और घटाए जा सकते हैं। उसे हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति व मांग। फिर नेक्स्ट है फर्म का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। इसका मतलब फर्म यानी दुकान, ठीक है। फर्म का मतलब होता है दुकान। स्वतंत्र यानी अपनी इच्छा से, प्रवेश यानी कोई भी दुकानदार अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकता है, सामान बेच सकता है और वापस जा भी सकता है। रिटर्न मतलब अपनी इच्छा से अपनी दुकान खोल सकता है, अपनी इच्छा से अपनी दुकान को बंद कर जा सकता है। स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। तो अब ये तो हमने समझ ली विशेषताएं। आपको ये लिखना कैसे, आप लोग हेडिंग डालेंगे कि ये निम्नलिखित है, 1 बाय 1 आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और फिर इनकी डिटेल जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर लिखना है। अब हम बात करते हैं इसका अर्थ इससे कैसे बनेगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इन सभी पॉइंट को आपको जोड़ देना है तो बन जाएगा आपका अर्थ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं और एक रूप वस्तु
एक कीमत पर बेचते हैं। क्रेता और विक्रेता बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते हैं और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में पूर्ति और मांग पूर्णतया लोचदार होती है तथा फर्म का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन हो सकता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। कम से कम आप लोग जब ये मीनिंग लिखेंगे तो आपकी 5 लाइन के अंदर ये मीनिंग आएगा, क्योंकि हम जब याद करते हैं तो हमें सिखाया जाता है अर्थ अलग पढ़ो विशेषता अलग नहीं, दोनों एक ही होते हैं। जब हम उसे ढंग से लिखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे तो दोनों ही एक होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फर्म के साम्य या संतुलन की स्थिति या अधिकतम लाभ या लाभ अधिकतमीकरण का अर्थ, ये भी आईएमपी है। लाभ अधिकतमीकरण ये क्या होता है? लाभ अधिकतमीकरण तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। लाभ अधिकतमीकरण होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, फर्म के साम्य की स्थिति क्या होती है? जहां उत्पाद लागत किसके बराबर होती है? आगम के बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्म की साम्य अवस्था। साम्य का मतलब होता है इक्वल, बराबर, संतुलन। ठीक है, साम्य का मतलब होता है संतुलन, यानी बैलेंस बना हो। किस में? 2 चीजों में, एक तो लागत और एक आगम। यानी इस पेंसिल को बनाने में अगर आपने 5 रुपए लगाए हैं तो आप जब इसे बेचो तब भी 5 रुपए में ही बेचो, यानी लागत और आगम दोनों कैसे हुए? बराबर हुए। उसे हम कहते हैं फर्म के साम्य की स्थिति। ठीक है, तो फर्म के साम्य या संतुलन से अर्थ होता है जहां उत्पादन लागत उत्पादन आगम के बराबर होती है, उसे फर्म के साम्य की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था इसी का लाभ अधिकतमीकरण। तो देखिए लाभ अधिकतमीकरण, लाभ और अधिकतम, समझ नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां सबसे ज्यादा लाभ होता है। लाभ कैसा होता है? लाभ अधिकतम होता है। तो लाभ अधिकतमीकरण उत्पादन का वह बिंदु है जहां फर्म को सबसे अधिक लाभ होता है। फर्म लागत न्यूनतम तथा आगम कैसा होता है? अधिकतम होता है। वापस से सुनिएगा, बहुत इजी है कि लाभ अधिकतमीकरण क्या होगा? उत्पादन का वह बिंदु जहां फर्म को सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा लाभ हो रहा हो। तो कब हो सकता है? तो उसकी कंडीशन ये होती है कि फर्म का लागत न्यूनतम तथा आगम कैसी हो? अधिकतम। यानी इसको बनाने में 2 रुपए लगे और जब आप इसे बेचो तो 5 रुपए आ जाए, तो 3 रुपए आपका जो लाभ होगा वो क्या होगा? लाभ अधिकतमीकरण। यानी जो लगाओ पैसा वो बहुत कम और जो रिटर्न पैसा है वो बहुत ज्यादा, उसे हम कहते हैं लाभ अधिकतमीकरण। मीनिंग लिखेंगे, लाभ अधिकतमीकरण उस स्थिति को कहते हैं जहां लाभ अधिकतमीकरण उत्पादन का वह बिंदु है जहां फर्म को सबसे अधिक लाभ होता है तथा फर्म की लागत न्यूनतम तथा आगम अधिकतम होता है। अब ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये एग्जाम में आया है। लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें, यानी लाभ अधिकतम कब हो सकता है उसकी 3 शर्तें बताइए, वो कौन कौन सी है? तो देखिएगा, सीमांत राजस्व, ये आगम। अब पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है आगम, यानी जो पैसा आएगा जब एक दुकानदार कोई सामान बेचता है, रिटर्न में कस्टमर जो उसे पैसा देता है वो क्या कहलाता है? आगम। ठीक है, मान लो ये 5 रुपए की है, आप दुकानदार को 5 रुपए दोगे तो वो क्या होगा? आगम। और लागत का मतलब होता है इसको बनाने में जो पैसा लगा है। तो आगम और लागत दोनों कैसे होते हैं? बराबर। कौन से? सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर हो जब कहते हैं हम लाभ अधिकतमीकरण। ये सबसे पहली शर्त है, ध्यान ये वापिस से सुनिए। सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होता है जब लाभ अधिकतमीकरण होता है, पहली स्थिति। दूसरी, अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक होती है। वापिस सुनिए, अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक होती है। फिर तीसरा है, सीमांत लागत हास्यमान नहीं हो सकती है। ठीक है, इस बिंदु को हम कहते हैं लाभ अधिकतमीकरण। ये लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें हो गई। नेक्स्ट तो हमारा टॉपिक है दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है? फर्म के साम्य या संतुलन की व्याख्या कीजिए, या दीर्घकाल में औसत लागत तथा औसत लागत वक्र कैसा होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका ना डायग्राम आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद रखना पड़ती है। आपको इस तरीके से 2 सेशन बनाना है। यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल है, इसे हम कहते हैं साम्य स्थिति, जहाँ पर जो है कॉस्ट वो रेवेन्यू के बराबर होती है, मतलब लागत जो है वो आगम के बराबर होती है। ये हमारी है साम्य की स्थिति। कौन सी स्थिति कहते हैं इसे? साम्य स्थिति। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये वक्र देखिए, एक यू जैसा वक्र है और एक एल जैसा, उल्टा एल। ठीक है, इससे आपको ये याद रखना है और ये याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप कर्व बनाकर आएंगे तो वहाँ पर ना आपका इफेक्ट पड़ता है अगर हम कर्व बनाते हैं तो। अब इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो
पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसको मिलाकर लिखना है। देखिए क्वेश्चन अगर ये आ जाए दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्तिवक्र क्या होता है, तो ये निम्नलिखित होता है, आप इस तरीके से बना देंगे। फिर फर्म के साम्य व संतुलन की व्याख्या निम्नलिखित है। दीर्घकाल में औसत लागत तथा औसत लागत वक्र निम्न प्रकार का दिखाई देता है। ये बनाने के बाद डिटेल लिखना है। समझ में आ गया शुरुआत कहाँ से करनी है, वापिस समझा देती हूँ। दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्तिवक्र निम्न प्रकार का होता है, बना दिया। फर्म के साम्य व संतुलन की व्याख्या निम्नलिखित है, ये बना दिया। दीर्घकाल में औसत लागत तथा औसत लागत वक्र निम्न प्रकार का होता है, ठीक है, ये बना दिया। ये हमने बना दिया यहाँ पर। अब इसकी डिटेल लिखते हैं। तो दीर्घकाल का मतलब क्या होता है, यानी बहुत ज़्यादा जब आपके पास टाइम होता है उसे हम कहते हैं दीर्घकाल। दीर्घकाल में एक विक्रेता के पास इतना समय होता है कि वो इच्छा के अनुसार पूर्ति को बढ़ा सके या फिर घटा सके, यानी अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ति को वो बढ़ा भी सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ति को वो घटा भी सकता है। तो वो होती है हमारी सबसे पहली स्थिति। तो हम इसको ना मिला मिला कर लिखना है। सबसे पहले हम दीर्घकाल का मीनिंग डिफाइन करेंगे। तो दीर्घकाल में इतना समय होता है कि पूर्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो अर्थात दीर्घकाल में पूर्ति कैसी होती है, पूर्णतया लोचदार होती है। दीर्घकाल में पूर्ति कैसी होती है, दीर्घकाल में पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है। ये हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमारी शर्तें हम लिख देंगे कि दीर्घकाल में निम्न प्रकार की शर्तें होती है। जब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब मैं बता दूं, वही जो अभी हम लिख कर आए, सीमांत आगम किसके बराबर होगा, सीमांत लागत के बराबर। सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होगा और औसत आगम बराबर होगा किसके, औसत लागत के, ठीक है। तब ये आपको पूरा डिटेल बनाकर लिख देनी। ये पहले सब 3 कंडीशन, आप 2 कंडीशन ऐसे लिख देंगे, फिर इसको डिटेल में लिखेंगे कि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होती है, औसत लागत औसत आगम के बराबर होती है। ये हमने पूरा समझा दिया। ये व्याख्या हो गई आपके, बस इसको मिलाकर लिखना। एक बार फिर सुन लीजिए। दीर्घकाल में इतना समय होता है विक्रेता के पास कि वो पूर्ति को बढ़ा या घटा सकता है, अर्थात दीर्घकाल में पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। दीर्घकाल में औसत लागत वक्र और दीर्घकाल में साम्य की स्थिति है। औसत लागत वक्र निम्न प्रकार की शर्तों को पूर्ण करता है। सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होता है, औसत आगत औसत लागत के बराबर होता है। ये यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर का, आईएमपी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको भी समझ लीजिए, बहुत आसान है। निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। वस्तु की पूर्ति प्रति इकाई बाजार कीमत 10 रुपये है। कीमत आपको दे दी, कितने रुपए है, 10, यानी 1 इकाई की कीमत कितनी होगी, 10। तो आप खुद निकालते जाएंगे कि अगर 1 इकाई की कीमत 10 है तो 2 इकाई की कीमत कितनी होगी, 3 इकाई की कीमत कितनी होगी। मान लो इस पेंसिल की कीमत 10 रुपये है, 1 की हो, 2 की कितनी होगी 20 रुपये, 3 की कितनी होगी 30 रुपये, 4 की कितनी होगी 40 रुपये, इस तरीके से। तो हम देखो यहाँ पर इसका ये ये बनी हुई आएगी आपको टेबल, इसको फिल करना है। कैसे करेंगे, ये यहाँ पर लिखी हुई है कितनी इकाई है। यहाँ पर 0 मान लेते हैं, ये पेंसिल 0 पेंसिल, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, 5 पेंसिल और 6 पेंसिल। कीमत लिखते जाते हैं हम। अच्छा 0 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 0, ठीक है। 1 पेंसिल की कीमत कितनी है, 10 रुपये। 2 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 20 रुपये। 3 पेंसिल की 30 रुपये। 4 पेंसिल की 40 रुपये। 5 पेंसिल की 50 रुपये और 6 पेंसिल की 60 रुपये। कितना आसान है ये। अब हम निकालते हैं सीमांत संप्राप्ति। सीमांत संप्राप्ति क्या होती है, सबसे पहले तो देखो यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। अब इसको समझिए बड़े ध्यान से। वैसे तो ये बच्चे ना इसको रट के जाते हैं, लेकिन इसको समझिए आप लोग कैसे हुआ। अब आपको देखना है यहाँ पर कितने कितने की गैप है, कितने कितने चेंज हो रहा है। सीमांत का मतलब हर एक इकाई में कितना परिवर्तन है। तो देखिए यहाँ तो 10 ही है शुरू में, क्योंकि ये शुरुआत ही हो रही है, तो शुरू में यहाँ पर भी क्या होगा, 10। अब देखिए 10 से कितना हो गया, 20, कितने रुपए की कमी आई, 10 रुपये की। यहाँ पर भी कितने, 20 से 30 हुआ, कितने गैप है, 10 की। यहाँ पर भी कितने की गैप है, 10 की। यहाँ पर भी कितने की गैप है, 10 की। यहाँ पर भी कितने की गैप है, 10 की। ये निकल गई हमारी सीमांत संप्राप्ति। अब हमें निकालना है औसत। औसत कैसे निकालते हैं, वैसे तो यहाँ पर भी ट्रिक है कि ये भी 10-10 आ जाएगा, लेकिन कैसे आया, देखिए हमने क्या करा, इन दोनों को डिवाइड करते गए। 10 का डिवाइड 1 से करा, क्या आएगा 10। 20 का डिवाइड 2 से, 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 का 0, कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही देखो 3 1 जा 3, फिर कटेगा ये भी 10।
इससे डिवाइड होता जा रहा है, ये इससे डिवाइड करेंगे फिर कितना आ जाएगा 10, इससे आप इसको डिवाइड कर दोगे 10 और इससे आप इसको डिवाइड करेंगे। इसलिए मैंने समझाया है क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले नंबर कभी भी एक जैसे नहीं देते हैं, कभी बाई चांस नंबर अलग आ गए तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है या मेरे से कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी वीडियो आपको बनाकर डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा।